जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीलिम्स अंतिम वार की सीरीज़ में हमने हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री देख लिया था। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। ये जो हमारी क्लास चल रही है, ये जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स देंगे उनके लिए है। साथ में जो बेसिक जिनका अभी क्लियर नहीं है, जिसका कंप्लीट नहीं है, वो क्या करेंगे, कुछ दिन बाद 1 से 1.5 मंथ बाद हम एनसीईआरटी की भी क्लास लेंगे और फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग वहाँ से कवर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है जो प्रीलिम्स के फैक्ट हैं वही बताए जा रहे हैं। ठीक है। होता क्या है कि आपको तो पता ही होगा कि जो यूरोपीय कंपनियाँ थी, यूरोपीय कंपनियों का आने का कारण क्या था कि सिर्फ व्यापार करना। इनका उद्देश्य यही था, व्यापार करना। पहले कौन आया? पुर्तगाल आए। जो पुर्तगाल थे, वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में भारत आया तो यहाँ से मसाला लेके गया, तो वहाँ उसको 60 गुना फ़ायदा हुआ। ये आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है। फिर जब दोबारा कब आया था, ये 1502 ईस्वी में भारत आया था वास्को डी गामा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था आने का? भारत से मसालों व अन्य वस्तुओं का व्यापार करना था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है। इसमें एक है कार्ज आर्मेडा काफिला। ये क्या है? जो तीसरा वायसराय था, नीनो डी क्यूना करके एक था, 1515 से लेकर 1538 तक था। ये क्या था कि ये एक समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जो जहाज़ है उसके बिना परमिट के अरब सागर में नहीं जा सकता था। इन जहाज़ों में काली मिर्च व गोला बारूद ले जाना निषेध था। ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि जब तक जो है औरंगजेब था, औरंगजेब के शासनकाल तक, क्योंकि औरंगजेब जब तक था तब तक स्थलीय सीमा पर जो मुग़ल सत्ता थी वो बहुत ही मजबूत थी। समुद्र में जो थे पुर्तगाली बहुत ही हावी हो गए थे। लेकिन इसके मरने के बाद, औरंगज़ेब के मरने के बाद, चाहे वो पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, सभी हावी हो गए भारत पर। धीरे धीरे राज्य बँट गए थे, अलग अलग नवाब हो गए थे और आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है। 1757 की क्रांति, 1764 का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है। ठीक है। 1757 का प्लासी का युद्ध है, ये आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है। देखते हैं पुर्तगालियों की जो भारत की देन है, इन्होंने क्या दिया भारत को। भारत का जापान से व्यापार शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाना, जो प्रिंटिंग प्रेस की कौन लेके आया था? पुर्तगाली लेके आए थे। भारत में तंबाकू की खेती का विकास, भारत में गोथिक स्थापत्य कला का विकास, विभिन्न प्रकार के फल जैसे पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि विदेशों से भारत लाए गए। नेक्स्ट है शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जो शिवाजी का शासनकाल था मराठा साम्राज्य में 1627 से लेकर 1680 तक था। शिवाजी का जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है। इनके प्रशासन की बात करें, प्रशासन में शीर्ष पर छत्रपति होता था, शीर्ष पर छत्रपति होता था। छत्रपति प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक, अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, ठीक है, न्यायाधीश और सेनापति था। अष्टप्रधानों की बात करें तो शासन का संचालन 8 मंत्रियों की संस्था की सहायता से होता था। 8 मंत्री होते थे इनकी शासन व्यवस्था चलाने में। इन मंत्रियों का कार्य छत्रपति को परामर्श देना मात्र था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। जिस तरीके से जो अपने यहाँ के एमपी होते हैं, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। सेम इसी प्रकार से पेशवा जो होता था, ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य शासन की देखभाल करना। आमत या मजूमदार, ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वाक्यानवीस, राजा एवं दरबार के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखना।
एक गृह मंत्री टाइप का। सुखनवीस सचिव होता था ये, राजकीय पत्र व्यवहार का काम करता था। दवीर या सुमंत ये विदेश मंत्री होता था। सर ये नौबत सेनापति, सेना का भर्ती संगठन और रसद आपूर्ति करता था ये, ठीक है। पंडित राव धार्मिक अनुदानों संबंधित कार्य करता था ये। न्यायाधीश राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश दीवान व फौजदारी, जो दीवानी और फौजदारी ये दोनों मामला जो है देखता था। अच्छा, दीवानी और फौजदारी क्या है? दीवानी जो है राजस्व का काम देखती है, फौजदारी जैसे मारपीट का। नेक्स्ट है चिटनीस, मुंशी पत्राचार लिपिक होता था ये। पंडित राव एवं न्यायाधीश को छोड़कर सभी युद्ध में भाग लेते थे। कौन कौन? पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ के बाकी सभी युद्ध में भाग लेते थे, ठीक है। सेना की बात करें, शिवाजी के पास अस्थाई एवं नियमित सेना थी। घुड़सवार 2 थे, एक को वर्गीर बोला जाता था। राज की ओर से घोड़े व अस्त्र दिए जाते थे इनको, वर्गीर को, ठीक है। सिलेदार को स्वयं के घोड़े अस्त्र रखते थे सिलेदार। शिवाजी की सेना में भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक थे। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। मावली सैनिक ये शिवाजी के अंगरक्षक थे। पागा ये घुड़सवार सेना का एक संगठन था, इसको आप लोग याद करिएगा, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। राजस्व प्रशासन की बात करें, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था तथा किसान से लगान निर्धारित किया जाता था। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। आरंभ में शिवाजी ने उपज का 33% भाग कर के रूप में वसूल किया, बाद में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया, ठीक है। ज़मीन की पैमाइश काठी जरीब से की जाती थी। भूमि जो कृषकों को तगापी ऋण भी प्रदान किया जाता था। गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी पाटिल और जिले के देशमुख देश पांडे होते थे। अभी भी ये जातियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे, जैसे एक हीरो ना कि रितेश देशमुख, प्रतिभा पाटिल, ऐसे लोग हैं। चौथे कर होता था, जो विजित राज्यों के क्षेत्र से उपज का 1/4 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। सरदेशमुखी ये भी एक कर था। यह एक अतिरिक्त कर था जो उपज का 1/10वां भाग या 10% होता था, ठीक है। न्याय व्यवस्था, शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन स्मृति पर आधारित थी। ग्राम स्तर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई पटेल करता था, ठीक है। अपील की अंतिम अदालत हाजिर मजलिस थी। अंतिम सर्वोच्च न्यायाधीश कानून निर्माता छत्रपति ही था। नेक्स्ट है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण। उपनिवेशवाद होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई ए देश है, कोई ए है, किसी बी देश पर क्या करता है? अपना अधिकार कर लेता है इस पर। अब जब इस पर अपना अधिकार कर लिया तो यहाँ के संसाधनों का क्या करेगा? अपने देश में लेके जाएगा, तो यहाँ का दोहन करेगा। एक तो अधिकार किया, ऊपर से उसका दोहन भी कर रहा है। तो ए देश का किसी बी देश पर अधिकार कर लेना और वहाँ के संसाधनों का दोहन करना, यही बोलता है क्या? यही कहलाता है उपनिवेशवाद, कि ये भारत पर ब्रिटिश का उपनिवेश है, ठीक है। रजनीपाम दत्त, आर.पी. दत्त ने भारत में साम्राज्यवादी काल के 3 भागों में बांटा है। पहला है वाणिज्यिक चरण 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक। दूसरा है स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद चरण 1813 से लेकर 1857 ईस्वी तक। वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक, ठीक है। वाणिज्यिक चरण, इस काल में ब्रिटिश कंपनी का मूल उद्देश्य अधिकाधिक धन प्राप्त करना था। कुछ अन्य उद्देश्य राजनीतिक शक्ति में वृद्धि एवं व्यापार पर एकाधिकार था।
और कंपनियों को हटाकर खुद हम अकेले अधिकार जमा लें भारत में। उद्देश्य प्राप्ति के लिए कंपनी द्वारा अपने जाने वाले तरीके कुछ जैसे व्यापार पर एकाधिकार एवं प्रतिद्वंदी जो है इनको समाप्त करना, वस्तुएं कम मूल्य पर खरीदी एवं अधिकाधिक मूल्य पर बेची जाए, देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना। अच्छा, भारत में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे भारत में इनको एक तो कम पैसे में मज़दूर मिल जाते थे, साथ में यहाँ पैदावार भी ज़्यादा होती थी और यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे। ये लोग जब रेल क्यों बिछाए, रेल लोग अपने उद्देश्य के लिए बिछाए थे कि भारत से जो माल है अंदर से जो माल है वो बाहर ले जा सके नदियों तक, वहाँ से फिर लेके जाते थे अपने यहाँ, क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, पुनर्जागरण स्टार्ट हो गया था। इससे क्या हुआ कि भारत में कच्चे माल मिल जाते थे तो इसको ये लेके चले जाते थे विदेश, फिर वहाँ से लाके भारत में भी डंप करते थे, अच्छी खासी कमाई करते थे। ठीक है, खैर हम बेसिक नहीं बताएंगे, आप लोग ऐसे ही पढ़िए। ठीक है, के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज्य कहा। वाणिज्यिक चरण। इस काल में ब्रिटिश कंपनी का मूल उद्देश्य अधिकाधिक धन प्राप्त करना था। कुछ अन्य उद्देश्य राजनीतिक शक्ति में वृद्धि एवं व्यापार पर एकाधिकार था। उद्देश्य प्राप्ति के लिए कंपनी द्वारा अपने जाने वाले कुछ तरीके हैं, जैसे व्यापार पर एकाधिकार एवं प्रतिद्वंदी समाप्त करना, वस्तुएं कम मूल्य पर खरीदी एवं अधिकाधिक मूल्य पर बेची जाए। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना, ये तब हो पाया जब ये शुरू से लड़ते रहे, टीपू सुल्तान से लड़वाए, मराठा से लड़े। ठीक है, फिर उसके बाद 1757 की क्रांति के बाद से प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद से तो इनका रास्ता ही खुल गया। नेक्स्ट है गृह व्यय। गृह व्यय वह व्यय था जो भारत राज सचिव तथा उससे संबंध व्यय था। गृह व्यय में शामिल तत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश पहुंचाना, विदेश में लिए गए ऋण, सार्वजनिक ऋण। ठीक है, सैनिक तथा असैनिक व्यय, इंग्लैंड में भंडारण वस्तुओं की खरीद। अच्छा, ये जो अपने सैनिक होते थे ना, एक संधि करते थे सबसे, मान लीजिए जिससे भी संधि किए, यही बोलते थे कि भैया आप एक काम करो, सेना आप रखो, सेना हम दे रहे हैं, आप उसके खर्चे दो, आप उसके वेतन दो, बाकी हम देख लेंगे। ऐसी इनकी चाल थी। नेक्स्ट है औद्योगिक पूंजीवाद, स्वतंत्र व्यापार चरण। 1813 ईस्वी में भारत के व्यापार पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। चीन के साथ, ये आप लोग याद रखिएगा, चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यह 1833 में समाप्त हुआ। इस काल में कंपनी का मुख्य लक्ष्य भारत को ब्रिटेन के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था। अब यहाँ से क्या होता है कि जो भारत के कुटीर उद्योग हैं, हस्तशिल्प उद्योग हैं, जो हाथ से बनाने वाले उद्योग हैं, ये बिल्कुल समाप्त हो गए, क्योंकि कम दामों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी हस्तशिल्प में। उसके बाद क्या हुआ कि जब मशीनीकरण हो गया तो आसान हो गया काम करना। ठीक है, भारत को ऐसे उपनिवेश के रूप में परिवर्तित करना जहां से ब्रिटेन को कच्चा माल प्राप्त होता रहे। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया, शिल्प उद्योगों का विनाश हुआ, भू राजस्व प्रणालियाँ लागू करना इत्यादि तरीके अपनाए गए। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो शिल्प उद्योग है इसका विनाश हो गया। वित्तीय पूंजीवाद का चरण। इस काल में ब्रिटिश सरकार का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा जमा पूंजी के लिए भारत को निवेश स्थल के रूप में तैयार करना। ठीक है, अच्छा, कुछ इनके जो कर हैं उसको देखते हैं। जैसे अस्थाई बंदोबस्त, इसके अन्य नाम भी हैं, इस्तमरारी, मालगुजारी, विस्बेदारी, जागीरदारी। जो इसके जन्मदाता हैं वो जानशोर हैं। लागू किया गया था 1793 ईस्वी में।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था इसको। सर्वप्रथम ये लागू हुआ कहाँ? बंगाल में। इसके जो शामिल क्षेत्र थे, ब्रिटिश भारत के कुल लगभग 19% भूभाग पर लागू किया गया था। बाकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, यहाँ तक लागू किया गया था। प्रावधान क्या किया गया था? भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया जाए। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। भू स्वामित्व परंपरागत हो गया। जमींदार को जो है जमींदार बना दिया गया कि भैया आप कर वसूलो, उसके बाद हमको पैसे दो। तो निर्धारण क्या था उनका? जो इनका निर्धारण था, लगान को जो है, लगान का ये 10/11 भाग सरकार का, ठीक है, 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित हुआ। अच्छा, इसमें एक कानून भी है। जो कानून था वो सूर्यास्त कानून 1794 ईस्वी। इस कानून के अनुसार जमींदारों को लगान की राशि जमा करने के लिए एक दिन निश्चित किया जाता था एवं उस दिन सूर्यास्त के पहले लगान जमा करवाना होता था। अगर नहीं होता था तो उनकी जो जागीर होती थी वो नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी पद्धति। इसके जो जन्मदाता हैं वो थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड है। लागू हुआ था ये 1772 ईस्वी में। ये व्यवस्था सर्वप्रथम 12 महल जिले तमिलनाडु में, ठीक है, कैप्टन रीड ने लागू की थी। 1820 में मद्रास, 1825 में बम्बई में लागू की गई थी। अगर विस्तार की बात करें तो राजमहल मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग इतने क्षेत्रों में लागू की गई थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर ये लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भूभाग पर लागू की गई ये व्यवस्था थी, ठीक है। विशेषताओं की बात करें, प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया। रैयत किसान भूमिदार को अपनी भूमि को बेचने तथा गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। भूमि कर का निर्धारण भूमि के सर्वेक्षण करने के बाद किया गया। सरकार द्वारा रैयतों को पट्टा प्रदान किया गया। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। भूमि कर की समीक्षा 30 वर्ष की जाती थी। इस पद्धति में भू राजस्व लगभग 50% था, ठीक है। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था। महाल मतलब गांव, महाल महल या गांव या जागीर को कहा जाता था। जन्मदाता थे, जो इसके जन्मदाता थे वो हार्ट मैकेंजी थे। 1819 में ये विकसित किया गया, ठीक है। इस व्यवस्था में भूमि का बंदोबस्त पूरे महाल, गांव या जागीर या प्रधान जो जागीरदारों के साथ किया गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूभाग पर की गई। इस व्यवस्था में भूमि पर पूरे गांव की जो है संपत्ति मानी जाती थी, ठीक है। परंतु भूमि का स्वामित्व किसान के पास होता था जब तक लगान समय पर न चुकाता था। एक लगान मूवी उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। कृषक अपनी भूमि बेच सकता था। लगान निश्चित समय पर न चुकाने की स्थिति में महल पूरे जो प्रमुख था उसे भूमि से बेदखल भी किया जा सकता था। इस राजस्व व्यवस्था में लगान निर्धारित करने के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया गया, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब जो है प्रांत शामिल थे। इस व्यवस्था द्वारा कृषक एवं अंग्रेजों के बीच सीधा संपर्क समाप्त हो गया, ठीक है। पंजाब थी ग्राम प्रथा। पंजाब में संशोधित महालवाड़ी प्रथा लागू की गई जो ग्राम प्रथा के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है धन का निष्कासन। भारत के धन का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, परंतु भारत को कोई लाभ नहीं था। यह प्रतिफलित निर्गमन था, ठीक है। निष्कासन के तत्व ग्रीब है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारियों को लाभ पहुंचाना, लाभांश पहुंचाना, ठीक है। विदेश के लिए गए ऋण, सैन्य व असैन्य व्यय, इंग्लैंड में भंडारण वस्तुओं की खरीद, विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, ठीक है। विदेशी बैंक, इंश्योरेंस, नौवन कंपनियां। देखते हैं कुछ इसमें जो धार्मिक सुधार हुए थे, जैसे ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त
1828 में ब्रह्म समाज नाम से एक संस्था की स्थापना की। यही बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना, पुरोहितवाद की समाप्ति, सामाजिक समानता में वृद्धि, ठीक है, धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, भारत का धार्मिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान। उस टाइम सती प्रथा, जो औरतें होती थी उनके पति मरने के बाद जाके जल जाती थी वो, ठीक है, कुछ ऐसी धार्मिक बुराइयां थी। विधवाओं को जो है बहुत हे भावनाओं से देखा जाता था। तो इन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया, ठीक है। इसकी अवधारणा क्या थी? इक्केश्वरवाद, आस्तिकता, आधार आदि विचारों पर आधारित, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप। मूर्ति पूजा थी, इसका विरोध किया इन्होंने। इक्केश्वरवाद की स्थापना की, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहितवाद को नकारा इन्होंने, ठीक है। अवतारवाद का खंडन किया, जाति व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। स्त्री पुरुष की आधुनिक शिक्षा का प्रयास बोला इन्होंने, ठीक है, कि आधुनिक शिक्षा आप लोग ग्रहण करें, राष्ट्रीयता का प्रसार हो, ठीक है। ब्रह्म समाज का विकास, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। 1830 में राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद समाज का नेतृत्व जो था आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश ने किया। 1833 में समाज का संचालन द्वारकानाथ टैगोर के हाथ में आया, ठीक है। 1843 में नियंत्रण जो था देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आया। 1856 में समाज का नियंत्रण केशव चंद्र सेन के हाथ में आया। केशव चंद्र सेन ने, इनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज का विस्तार बंगाल से बाहर हुआ एवं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में शाखाएं खोली गई, ठीक है। ब्रह्म समाज में फूट हो गई कैसे? कारण था केशव चंद्र सेन के जो उत्तराधिकारी अति उदारवादी विचारों के कारण ब्राह्मण समाज का विभाजन हुआ। केशव चंद्र सेन के नियंत्रण में ब्रह्म समाज के अंदर ऐसी अनेक गतिविधियां होने लगी जिनकी वजह से केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच मतभेद हो गया। जैसे समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों की पुस्तकों का पाठ, जैसे ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीन, ठीक है। केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे, संस्कृत के मूल पाठ को ठीक नहीं मानते थे, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने एगोपवित्र पहनने के विरुद्ध प्रचार किया, अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन देना इत्यादि, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाला, ठीक है। ब्रह्म समाज दो भागों में बट गए यहाँ पे। ब्रह्म समाज, यह मूल ब्रह्म समाज था जिसका संचालन विभाजन के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे, ठीक है। एक बना आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन द्वारा यह स्थापित था। फिर ये 1878 में इसका भी विभाजन हो गया। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित जो पुरानी शाखा थी, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा स्थापित थी, ठीक है। ब्रह्म समाज का योगदान क्या था? बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध, बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन एवं बाल विवाह का विरोध, ठीक है। नैतिकता पर बल, कर्मफल में विश्वास, सर्वधर्म संभाव, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, ठीक है। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं की सरोजता में अविश्वास, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध, बंगला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन, हिंदुओं का विदेशी यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित करने की आलोचना की गई, ठीक है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय। इनका जो जन्म था वो 1774 ईस्वी में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में था। शिक्षा की बात करें तो पटना एवं वाराणसी। अन्य इनकी उपाधियाँ जो थी, पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत इनको बोला गया, ठीक है। भारतीय जागृति का जनक, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारत का प्रथम पुरुष, ठीक है। नव प्रभात का तारा, इनको कई उपाधियाँ मिली।
इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, लैटिन, हिब्रू और अन्य। ठीक है। इनकी पत्रिकाओं की बात करें तो तुफ़ात उल मुद्दीन, इक्केश्वरवादियों को उपहार, प्रथम ग्रंथ था जो फारसी भाषा में लिखा गया था ये। ठीक है। 1809 में प्रकाशित हुआ। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है एवं इक्केश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस सन 1820 ईस्वी में लिखी, जो 1823 ईस्वी में जॉन डिग्गी के प्रयासों से प्रकाशित हुई। कहाँ पे? लंदन पे। संवाद कौमुदी, सती प्रथा का विरोध किया इसमें, संवाद कौमुदी में। 1821 में बंगाली भाषा की पत्रिका थी। मिरादुल अखबार 1822 में फारसी भाषा में थी। ब्रह्मानिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित ब्रह्मानिकल मैगजीन थी। ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। राजा राम मोहन राय की विचारधारा। राजा राम मोहन राय आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता व इक्केश्वरवाद में विश्वास रखते थे। धर्म के मामलों में उनके विचार उपयोगितावादी थे। वह धर्मों को सत्य की कसौटी पर परखना नहीं चाहते थे, बल्कि धर्मों के सामाजिक लाभ को देखते थे। ठीक है। उनका उद्देश्य संसार के सभी धर्मों को जाति, मत एवं देश इत्यादि बंधनों से दूर एवं ईश्वर के चरणों में लाना था। सती प्रथा का विरोध, विधवा था पुनर्विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, बहुपत्नी प्रथा का विरोध आदि के माध्यम से वो स्त्रियों की दशा में सुधार के पक्षधर थे। जातिवाद पर प्रत्यक्ष प्रहार, छुआछूत का विरोध, सामाजिक समानता में वृद्धि के पक्षधर होना बताता है उनको। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा के जो पक्षधर थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित कुछ जो संस्थाएं थी, 1814 ईस्वी में 15 ईस्वी में उन्होंने आदमी सभा का गठन किया। ठीक है। 1814-15 ईस्वी में क्या किया उन्होंने? आदमी सभा का गठन किया। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1821 में उन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। ठीक है। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ठीक है। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें, राजा राम मोहन राय जॉन डिग्वी के दीवान रहे। उन्हें राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने 1830 में दी थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। यहाँ उनकी समाधि भी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई। मुख्यालय की बात करें तो बम्बई, जो पहले लाहौर में था। ठीक है। मुख्यालय पहले बम्बई में था, बाद में लाहौर गया। ठीक है। 1877 ईस्वी में। संस्थापक थे इनके दयानंद सरस्वती। उद्देश्य था प्राचीन जो वैदिक धर्म था उनका शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में पिरोना था, भारतीय सभ्यता व संस्कृति को पश्चात प्रभाव से विकृत होने से बचाना था। आर्य समाज व दयानंद सरस्वती की विचारधाराएं। आर्य समाज ने छुआछूत, जाति व्यवस्था का जो किया वो, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है। जो जाति व्यवस्था था इसका विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ईश्वर के प्रति पितृत्व एवं मानव के प्रति भातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष समानता, लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना एवं सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार। ठीक है। हिंदू धर्म में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना जगाना एवं पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराना था। इस्लामी एवं ईसाई मशीनरियों से हिंदू धर्म की रक्षा कर अक्षुण्ण बनाना, आधुनिकता एवं देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना, अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह को समर्थन करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को सहायता पहुंचाना, शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देना,
लोगों का ध्यान परलोक की बजाय वास्तविक संसार में रहने वाले लोगों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना, ईश्वरवाद की स्थापना करना, अवतारवाद का खंडन करना, ठीक है। आत्मा की अमरता को स्वीकार किया, पुनर्जन्म को सत्य माना, परंतु श्राद्ध जैसे कर्मकांडों का विरोध किया। कर्मफल एवं मोक्ष में विश्वास करते थे। वेदों को हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक मानते थे, ठीक है। आर्य समाज ने लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, लड़कियों की न्यूनतम 16 वर्ष निर्धारित की थी, ठीक है। आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती के 10 प्रमुख सिद्धांत। सत्य केवल वेदों में निहित है, अतः वेद पाठ अति आवश्यक है। वेद मंत्रों के साथ हवन करना, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध, कर्म सिद्धांत और आवागमन पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन, निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास, स्त्री शिक्षा में विश्वास, विशेष परिस्थिति में विधवा विवाह की स्वीकृति, बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध, हिंदी सांस्कृतिक भाषा का प्रयास जो प्रचार था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म 1824 में मोरबी जिला गुजरात में हुआ था। बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी पूर्णानंद ने 1848 में इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। 1861 ईस्वी में सरस्वती मथुरा में स्वामी ब्रजानंद से मिले एवं उनके शिष्य बन गए। 1863 ईस्वी में सरस्वती ने हिंदू धर्म रक्षा के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। सरस्वती ने जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। गौरक्षा आंदोलन, गायों की रक्षा हेतु आर्य समाज आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन, ये आंदोलन आप लोग याद रखिएगा। हिंदू धर्म त्याग कर दूसरा धर्म स्वीकार कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए आर्य समाज द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था कौन सा? शुद्धि धर्म आंदोलन। स्वामी दयानंद की रचना सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, वेद व्यास, पाखंड खंडन, अद्वैत मत खंडन, ठीक है, वल्लभाचार्य मत खंडन, पंचमहायज्ञ विधि, ठीक है। स्वामीनंद दया सरस्वती का निधन 1883 में अजमेर में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ये कैसे था? केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ था। परीक्षा प्रयोगी जो तथ्य है, यथार्थ रूप में यह ब्रह्मा समाज की एक शाखा थी। यह एक गुप्त समाज और मुख्य रूप से समाज सुधार गतिविधियों पर केंद्रित थी। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के से जो है जुड़े। इसे प्रतिदिन वो लगे रहते थे, ठीक है, इसका विस्तार करने में। प्रार्थना समाज के उद्देश्य क्या थे? जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह का विरोध करना, लड़के लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना, ठीक है। प्रार्थना समाज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जैसे महादेव गोविंद रानाडे, आर.जी. भंडारकर, एन.जी. चंदावरकर, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसको आप लोग याद करिएगा, ठीक है। दक्कन सोसाइटी की स्थापना की। 1891 में महाराष्ट्र में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। प्रोफेसर डी.के. कर्वे 1899 ईस्वी में प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने पूना में विद्रोह होम की स्थापना की। उन्होंने 1906 में बम्बई में इंडियन वुमेंस यूनिवर्सिटी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। अच्छा, कुछ नोट्स हैं जैसे पंडिताराम बाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, ठीक है, इस टाइम। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है। संस्थापक थे इसमें मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, ठीक है, एवं कर्नल M.S. अलकाट, अमेरिकी थे और ये रूसी महिला थी, H.P. ब्लावेट्स्की। मुख्यालय इसके संस्थापक जनवरी 1879 में भारत में पहुँचे। 1882 में अंडयार मद्रास के पास को मुख्यालय बनाया। यही इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों को
आत्मविश्वास को जगाना, धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना, भेदभाव का विरोध करना। सिद्धांत की बात करें तो धर्म, दर्शन एवं जुगरी विद्या का मिश्रण हो, ठीक है। दर्शन की बात करें तो मुख्य रूप से हिंदू एवं बौद्ध दर्शन के लिए लिया गया था ये। विचारधारा, द्रव्य विज्ञान, ठीक है। धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु थे: ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, परमेश्वर के विविध रूप, दिव्य आत्माओं तथा प्राणियों का क्रम। प्रयास इन्होंने कौन कौन सा किया था? बाल विवाह एवं जातिपंथी का विरोध, विधवाओं की दशा में सुधार, नवयुवकों की शिक्षा में सुधार, प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति व रंग के भेदभाव को समाप्त कर लोगों को कल्याण के लिए प्रयत्न करना, हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करना, ठीक है। अन्य तथ्यों की बात करें, एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुनी गई। नेक्स्ट है मुस्लिम धर्म सुधार, अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां थे। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्रदान करना था। अच्छा, कुछ इनसे जो सहयोगी थे, जैसे अलीगढ़ आंदोलन में सैयद अहमद के सहयोगी चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन एवं मोहम्मद मौलाना जो शिबली नुमानी, ठीक है। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। 1839 में आगरा के कमिश्नर दफ्तर में क्लर्क रहे। 1857 के विद्रोह के समय ये कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक तो सती प्रथा लोग बंद कर दिए। जनता क्या थी ना कि जैसे इनका शोषण हो रहा था, कहीं राज को हड़प लेना और गोद प्रथा को बंद कर देना जो दत्तक पुत्र वाली थी। अच्छा, इसलिए रानी झांसी से विद्रोह हुआ था। उसके बाद से किसानों के ऊपर कर लगाया जाना एक विद्रोह नहीं था। जो तात्कालिक कारण था वो जो दाँत से खींची जाती थी, जो बारूद होता था, तात्कालिक कारण जो सिपाही विद्रोह था वो था, ठीक है। सर सैयद अहमद खां कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त थे। इनके कुछ किए गए प्रयास, जैसे अहमद खां द्वारा तहज़ीबुल अखलाक फारसी में एक पत्रिका निकाली, ठीक है। 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1864 में गाज़ीपुर में अंग्रेज़ी शिक्षा के स्कूल की स्थापना की। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यह 1878 ईस्वी में कॉलेज बना और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, ठीक है। कांग्रेस के विरोध में 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। पीरी मुरीदी प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी, ठीक है। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन, अन्य नाम इसके कदियानी आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में कादियान नामक स्थान से की। यह उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित धर्म सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना। इस आंदोलन में जिहाद का विरोध किया गया। मिर्ज़ा गुलाम अहमद बहरी ने अहमदिया पुस्तक में इस आंदोलन के सिद्धांत बताए गए। इस पुस्तक को गुलाम अहमद ने लिखा है, ठीक है। गुलाम अहमद ने स्वयं को पुनर्जागरण का ध्वजाधारी, मसीह उल मौत, मसीहा एवं श्री कृष्ण का अवतार बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। इस आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय मुसलमान उलमा मोहम्मद कासिम नौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही को जाता है, ठीक है। यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। इसके उद्देश्य मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना जीवित रखना, ठीक है। मोहम्मद कासिम नौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर एक विद्यालय की स्थापना हुई 1866 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है देवबंद विद्यालय। अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृत
पूर्ण वर्जित थी यहाँ पे। विद्यालय में शिक्षा इस्लाम को दी जाती थी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम धर्म का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना था। विद्यार्थियों को सरकारी सेवा अथवा शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए धार्मिक नेता के रूप में प्रशिक्षित करना था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस स्थापना का स्वागत किया। देवबंद उलमा ने सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध में फतवा जारी किया। ठीक है। 19वीं और 20वीं सदी की जो शताब्दी में समाज सुधार हुए, इनको देखते हैं। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय बंद किया गया ये। ठीक है। राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। अकबर एवं पेशवाओं ने भी कुछ इस पर रोक लगाई थी। कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो एवं लॉर्ड हेस्टिंग ने भी सती प्रथा को सीमित करने का प्रयत्न किया। 1829 में यह बंगाल में बंद किया गया एवं सती प्रथा को मानव हत्या के रूप में मानते हुए न्यायालयों में दंड देने का आदेश जारी किया गया। 1870 में यह बम्बई एवं मद्रास में लागू किया गया। ठीक है। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1830 तक ठगों का दमन कर दिया गया। शिशुवध गवर्नर जनरल जॉन शोर एवं बेनर्जी का योगदान था इसमें बंद करने में। नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय 1844-45 में इसे समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा गवर्नर जनरल एनबर्नो ने 1843 में इसे समाप्त कर दिया। विधवा पुनर्विवाह 4 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। जैसे पहले थे ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलवाने में डलहौजी के समय 26 जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया था। डी.के. कर्वे 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वीरेशलिंग कुंतलू दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। ठीक है। विष्णु शास्त्री पंडित 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ 26 जुलाई 1856 में। ठीक है। 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट नाथ विक्रू के समय पारित अंतर्जातीय विवाह भी शामिल था इसमें। ठीक है। बाल विवाह संबंधित अधिनियम, बाल विवाह संबंधित कुछ अधिनियम है, इसको देखते हैं। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में बना। लड़कियों के जो विवाह की उम्र वो 14 वर्ष एवं लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है। बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। सम्मति आयोग अधिनियम 1892 में आया। बहराम जी मालावारी के प्रयत्नों से पारित हुआ ये 19 मार्च 1891 में। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। ठीक है। शारदा अधिनियम 1929 में आया। डॉक्टर हरविलास के प्रयत्नों से पारित हुआ। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, सर सैयद अहमद खां द्वारा कुछ लिखित पुस्तकें हैं, जैसे अतहर असनादीद, आसारो सद्दनादीद। ठीक है। लायल मोहम्मद दंस आल ऑफ इंडिया, असबाब ए बगावत ए हिंद, हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर। सर सैयद अहमद खां को जवाद उद-दौला और आरिफ जंग की उपाधि दी गई। सर सैयद अहमद खां मैनपुरी उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश पद पर हुए थे। ठीक है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। अब्दुल लतीफ़ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता था। अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक इंडियन मिरर का संपादक केशव सेन ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है। अच्छा, कृषक आंदोलन व जनजाति आंदोलन। दमन इतने ज़्यादा बढ़ गए थे अंग्रेज़ों के, इतना ज़्यादा शोषण किया जाता था, तो हर जगह छिटपुट आंदोलन होते थे। ठीक है। आंदोलन से क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए इसको देखते हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक। स्थान बंगाल में। विद्रोह करने वाले सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे एवं गिरी संप्रदाय के थे। विद्रोह प्रारंभ का कारण तीर्थ यात्रा पर लगाया जाने वाला कर था। बाद में इस आंदोलन में बेदखली से प्रभावित किसान, व्यक्तित्व, सिपाही, सत्तायुक्त, जमींदार एवं धार्मिक नेता भी शामिल हो गए। विद्रोह के प्रमुख नेता मूसा शाह, मंजर शाह, देवी चौधरानी एवं भवानी पाठक थे। विद्रोह के कथनातक बनाकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा। विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। फ़कीर विद्रोह 1776 से 1777 ईस्वी तक चला। बंगाल में मजमून शाह एवं चिराग अली ने किया था। ठीक है। रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी में। बंगाल में विद्रोहियों ने भू राजस्व देना बंद कर दिया। ठीक है। दीवान बेलानटप्पी विद्रोह 1805 में।
त्रावणकोर के शासक पर सहायक संधि थोपने के विरोध में बिलाटप्पा के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, यह 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ठीक है, जो मैंने बताया कई विद्रोह ऐसे होते रहते थे। ठीक है, कच्छ विद्रोह 1819 में, कारण राजा भारमल को गद्दी से हटाना, नेतृत्व करता इसके भारमल एवं झरेजा थे। पागलपंथी विद्रोह, ये क्वेश्चन बार बार आया है। पागलपंथी 1813 ईस्वी से 1831 ईस्वी तक, स्थान जो था ये बंगाल में था। पागलपंथ एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था जिसे करम शाह ने चलाया था। टीपू मीर करम शाह का पुत्र था। टीपू ने जमींदारों के मुजारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अहोम विद्रोह, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, 1828 से 1837 ईस्वी में, स्थान असम में, नेतृत्व गोमधर कुंवर एवं रूपचंद्र कुनार, कारण था अहोम प्रदेश की अंग्रेजी राज में शामिल करने के लिए। ठीक है, समाप्ति, कंपनी ने शांतिपूर्ण नीति अपनाई एवं 1837 में उत्तरी असम महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया। नेक्स्ट है मैसूर विद्रोह, अंग्रेजों द्वारा मैसूर पर सहायक संधि थोपने के बाद राज्य द्वारा बढ़ाई गई भू राजस्व की दर के विरोध में। बारासात विद्रोह, इसका नेतृत्व टीटू मीर ने किया। यह आर्थिक कारणों से प्रेरित था। नेक्स्ट है फरजी आंदोलन, ये भी आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में 1820 से लेकर 1858, स्थान था बंगाल, इसके नेता थे दादू मीर। फरजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। मोहम्मद मोहसिन दादू मीर ने जमींदारों की ज़बरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया। यह अंग्रेज़ों एवं जमींदारों के बीच विरुद्ध किसानों का आंदोलन था। दादू मीर ने नारा दिया, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। इस आंदोलन को बहावी आंदोलन का सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, पालीगरों का विद्रोह 1799 से 1801 तक। पालीगरों ने विजयनगर साम्राज्य के काल में पूर्वी घाट के जंगलों में अपने स्वतंत्र राज का कायम कर लिए थे। वे हथियारबंद दस्ते रखते थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था, जिनका नेतृत्व वीर पी कटवामन ने किया। ठीक है, पाइक विद्रोह 1817 से 1825। यह विद्रोह उड़ीसा तट के पहाड़ी खुर्द क्षेत्र में जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में हुआ। रामोसी विद्रोह क्षेत्र पश्चिमी घाट में, रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जाति थी। 1822 ईस्वी में चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने बदामी का दुर्ग जीतकर वहाँ सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया था। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, ये भी क्वेश्चन में जो बार बार आया हुआ है। ठीक है, क्षेत्र जो था छोटा नागपुर का क्षेत्र, कारण खुटकट्टी सामूहिक खेती की परंपरा जमींदारों महाजनों एवं ठेकेदारों को समाप्त करने का प्रयास किया। प्रारंभ में आंदोलन सरदारी की लड़ाई के रूप में था, परंतु बाद में इसका स्वरूप सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक हो गया। बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया एवं अपने समर्थकों को सिंह बोगा की पूजा करने की सलाह दी। बिरसा ने महाजनों, ठेकेदारों, हाकिमों और ईसाइयों द्वारा डाकुओं, गैर आदिवासियों के कत्ल का आह्वान किया। बिरसा मुंडा जाति का शासन स्थापित करना चाहता था। इस आंदोलन में मुंडा महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह को उलगुलन विद्रोह एवं सरदार लड़ाई के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। कोल विद्रोह, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 से 32 तक। ये विद्रोह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर छोट में हुआ था। कारण चावल से बनी शराब पर लगाया गया उत्पादन शुल्क। इनकी ज़मीनों को कंपनी के ने मुस्लिम एवं सिखों को दे दिया। नेतृत्व आंदोलन ये 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ। 1832 में इसका नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था। खासी विद्रोह, गारे खासी जयंती है एक पहाड़ी। ठीक है, मेघालय में 1828 से लेकर 1833 तक। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण योजना बनी थी। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। ठीक है, साथ ही बार सैनिक तथा मुकुंद सिंह नेतृत्व करता था इसके। खोंड विद्रोह, खोंड उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्र। कारण था बाहर से आकर बसने वाले लोग, विदेशी सरकार का भय एवं मौर्य प्रथा, नरबली प्रथा पर लगाया गया प्रतिबंध था। इस आंदोलन का नेतृत्व चक्र बिसोई थे। ठीक है, प्रमुख किसान आंदोलन को देखें, नील आंदोलन। ठीक है, स्थान जो था वो कहाँ, बंगाल में। कारण था बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल या अन्य खाद्यान्न फसलें उगाना चाहते थे। ब्रिटिश नील बागान, जो नील था, नील बागान मालिकों द्वारा नील की खेती करने के लिए वादे करते थे। अच्छा, आपने चंपारण पढ़ा होगा। चंपारण जब गांधी जी आए 1917 में, चंपारण आंदोलन हुआ था, वो भी नील विद्रोह को ही लेकर था। नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट है ददनी प्रथा इसमें। ठीक है, ददनी प्रथा, नील उत्पादक बागान मालिकों किसानों को एक मामूली रकम अग्रिम देकर उनसे एक अनुबंध करारनामा
लिखवा लेते थे। यही दर्दनी प्रथा भी इसे किसान नील की खेती करने के लिए बाध्य हो जाता था। नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल के नदियों जिलों में गोविंदपुर गांव से हुई। ठीक है, सफलता के कारण रैयत किसानों में ने एकजुटता, शासन, संगठन एवं सहयोग से आंदोलन किया। आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग प्राप्त हुआ। इस आंदोलन के पक्ष में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियार्क द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण किसानों को शोषण की दशा वर्णित है। ठीक है, किसकी? दीनबंधु मित्र के नाटक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नील आयोग 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नील आंदोलन समस्या की जांच के लिए सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग का गठन किया गया। आयोग ने रिपोर्ट में किसानों के शोषण की बात को स्वीकार किया। 1860 में अधिसूचना जारी कर नील की जबरन खेती पर रोक लगा दी। नेक्स्ट है पावना विद्रोह। ये भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ठीक है, 1873 से 1876। स्थान जो था बंगाल। ठीक है, कारण जमींदारों द्वारा लगान की दर को अत्यधिक बढ़ा देना। नेतृत्वकर्ता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय एवं शंभुपाल। समर्थक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एवं रमेश चंद्र दत्त एवं अन्य। विशेष क्या था? ये आंदोलन केवल जमींदारों के खिलाफ था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था। नेताओं ने कहा हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दक्कन उपद्रव। स्थान महाराष्ट्र। कारण थे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से किसान उन्हें बिना मालिकाना हक दिए सीधा लगान वसूल करने। ठीक है, साहूकार द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूल करना। न्यायपालिका द्वारा पक्षपातपूर्ण न्याय साहूकारों के पक्ष में था। ठीक है, अच्छा पहले ऐसा होता था, जो साहूकार होते थे अगर ज़मीन रख लेते थे तो ज़मीन खा भी जाते थे, इतना ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता था ना। अच्छा, कुछ के समय मूवी थी 70-80 के दशक में मूवी आती थी, एक मुनीब होता था मूवी में, एक साहूकार होता था, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये आंदोलन मूलतः साहूकार एवं जमींदारों के खिलाफ था। शुरुआत में यह अहिंसक था, बाद में हिंसक हो गया। दक्कन किसान राहत अधिनियम 1879 द्वारा किसानों को साहूकारों का विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है मुपला विद्रोह। ये भी आया हुआ है 1921। स्थान मालाबार तट केरल पर। मुपला मालाबार तट पर रहने वाले गरीब किसान थे जो अरब लोगों के वंशज थे। ये अधिकतर गरीब मुस्लिम किसान थे। ठीक है, नंबूदरी ये उच्च वर्ण हिंदू संपन्न जमींदार थे जिन्हें प्रशासन का संरक्षण प्राप्त था। अच्छा, कारण की बात करें तो संपन्न जमींदारी नंबूदरों का गरीब मुपलाओं पर अत्याचार, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोध नीतियाँ। ठीक है, नेतृत्व अली मुस्लियार। समर्थन इनका किए थे महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, शौकत अली। स्वरूप की बात करें, यह विद्रोह जन 1836 से लेकर 1854 के बीच हुआ। यह अमीर एवं गरीब के बीच का संघर्ष था जिन्हें औपनिवेशिक शासकों ने सांप्रदायिक रूप प्रदान किया। 1821 का विद्रोह जमींदारों एवं अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। एक आंदोलन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, 1921 से 1922 तक। स्थान अवध। आंदोलन के जो केंद्र थे हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर। नेतृत्वकर्ता मदारी पासी और सोरेन। कारण था अत्यधिक लगान, गैर कानूनी रूप से खेती छीनना, बेदखली की बेकार प्रथा। अच्छा, व्यापकता क्या था? काश्तकार, किसान एवं छोटे जमींदार दोनों शामिल थे इसमें। ठीक है, संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन। संयुक्त प्रांत कारण आगरा एवं और क्षेत्र में जमींदारों एवं सरकार किसानों का शोषण, फसल नष्ट हो जाने के बावजूद अत्यधिक लगान वसूल करना। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। अवध में किसानों को संगठित करने के लिए गौरी शंकर मिश्र, नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, अवध किसान सभा 1920 में। इस सभा का गठन बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। सभा ने किसानों के बेदखल जमीन न जोतने और बेकार न करने की अपील की। नियमों का पालन न करने वाले किसानों का सामाजिक बहिष्कार, नाई धोबी बंद करने तथा अपने विवादों को पंचायत के माध्यम हल करने का आग्रह किया। ठीक है, नेक्स्ट है स्वरूप। मूलतः आंदोलन का जो स्वरूप था अहिंसक था, जो कप्तान सभाओं द्वारा शांतिपूर्ण बैठकों, सामाजिक बहिष्कार, बेदखल जमीन को न जोतना एवं आपसी विवादों को पंचायत द्वारा सुलझाना इत्यादि तरीकों को अपनाया गया। परंतु 1921 में कुछ क्षेत्रों में आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान किसानों ने बाजारों, घरों एवं अनाज की दुकानों पर धावा बोलकर उन्हें लूटा और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें की। अतः सरकारी दमन ने आंदोलन को कमज़ोर किया। अवध मालगुजारी रेंट संशोधन अधिनियम ने आंदोलन को कमज़ोर किया। मार्च 1921 तक आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह 1928। कारण था कि 1926 में सरकार ने बारदौली में राजस्व 30%
से घटाकर 22% कर दिया। ठीक है, 1927 में किसानों के लिए अत्यंत हताशपूर्ण था, क्योंकि एक और कपास के मूल्यों में गिरावट आई और दूसरी ओर राजस्व दर में अत्यधिक वृद्धि के कारण किसान राजस्व देने में असमर्थ था ही, वहीं बाध्य होकर अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर हो गया। इसके नेतृत्वकर्ता थे किसानों की ओर से कांग्रेस नेता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व करने का अनुरोध किया गया। 4 फरवरी 1928 को पटेल बारदौली पहुँचे। अच्छा, इसका स्वरूप कैसा था? यह विद्रोह अहिंसक था। सरदार पटेल ने बारदौली को 13 शिविरों में विभाजित किया। प्रत्येक शिविर में एक अनुभवी नेता तैनात किया, एक प्रकाशन विभाग की स्थापना की एवं रोज सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया। चोरी से राजस्व चुकाने वाले किसानों एवं सरकार की प्रतिक्रिया पर नज़र रखने के लिए आंदोलन का अपना खुफिया तंत्र बनाया गया। ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए बैठक, भाषण, पर्चों का सहारा लिया गया। चोरी छिपे राजस्व देने वाले किसानों को सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी गई। आंदोलन के तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बौद्धिक संगठन स्थापित किए गए। के.एम. मुंशी एवं लालजी नारंग जी के आंदोलन के समर्थक में बम्बई विधान परिषद की अध्यक्षता को त्यागपत्र दे दिया। आंदोलन के समर्थक में रेलवे हड़ताल आयोजन किया गया। ठीक है, जन समर्थन में आंदोलन में पुरुषों और महिलाओं दोनों ने भाग लिया, छात्रों ने भी भाग लिया था। ठीक है, जांच कमेटी प्लूमफील्ड एवं मैक्सवेल समिति का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 30% राजस्व वृद्धि को अनुचित ठहराया। सरकार ने 30% दर को घटाकर 6% कर दिया। ठीक है, आंदोलन से जुड़ी कुछ महिलाएं कस्तूरबा गांधी, ठीक है, मिनी बेन पटेल, शारदा बेन, मीठू बेन, शारदा मेहता, भक्तिनाम प्रमुख थी। महिलाओं ने इस आंदोलन को पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। ठीक है, इसको पटेल को। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान संगठन, बिहार किसान सभा। इसका गठन 1987 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। आंध्र प्रांतीय किसान सभा गठन 1988 में एन.जी. रंगा ने किया। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन 1936 में हुआ। इसका गठन सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर किया गया। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव एन.जी. रंगा को चुना गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। ठीक है, 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1938 में आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के निद्दुब्रोल में पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट निम्न जातीय आंदोलन, सत्यशोधक जो समाज था, इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में बम्बई में ज्योतिबाई फुले ने की। इसका उद्देश्य था ब्राह्मणों के आडंबर, उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों, निम्न जातियों को बचाना, सामाजिक सेवा, स्त्रियों और निम्न जातियों को लोगों को शिक्षा प्रदान करना, संस्कृत हिंदुत्व का विरोध। संबंध व्यक्तित्व केशव राज जेठे और दिनकर राव पूना में समाज का नेतृत्व किया। इन्हीं के कारण ही समाज अंग्रेजी राज्य और कांग्रेस दोनों के विरुद्ध हो गया। ठीक है, ज्योतिबाई फुले की पुस्तकें 1872 ईस्वी में गुलामगिरी लिखी, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। ठीक है, याद करिएगा ये। इन्होंने धर्म सुधार किया जो निम्न कुल के थे, ये इनकी स्थिति बेहतर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योतिबाई फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फाउंडेशन की स्थापना की, फेडरेशन की स्थापना की। 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी कारणी सभा की स्थापना की। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की। 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। अंबेडकर ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। मंदिरों में सभी को जाने के लिए आंदोलन चलाया। कांग्रेस का विरोध किया एवं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पक्ष में थे। अछूते एवं हिंदुओं में सामाजिक असमानता का प्रचार, मजदूर वर्गों के हितों की रक्षा, अछूतों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, अरवीपुरम आंदोलन, स्थान केरल, प्रारंभकर्ता नारायण गुरु। यह 1888 में निम्न जात में धार्मिक छूट के लिए शुरू किया गया। नारायण गुरु मानव के लिए एक धर्म है, एक जाति और एक ईश्वर है। अयन राजराजन, मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई ईश्वर है, अयन राजराजन ने बोला था। ठीक है, जस्टिस आंदोलन 1916 से 1917, स्थान मद्रास, प्रारंभकर्ता CS मुदलियार, TM नायर, P त्यागराय चट्टी। ठीक है, इस आंदोलन में धनवान जमींदार व्यापारी लोग शामिल थे। यह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, क्योंकि गैर ब्राह्मणों की तुलना में ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी, शिक्षा एवं राजनीति में उच्च स्थिति। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन, स्थान जो इसका था तमिलनाडु, EV स्वामी नायकर और पेरियार। 1926 में यह आंदोलन हुआ।
इसके जो नेतृत्व करता थे, ठीक है। यह आंदोलन निम्न जाति के अधिकारों को लेकर था। इसमें बिना ब्राह्मणों की सहायता से विवाह मंदिरों में निम्न जातियों का जबरदस्ती प्रवेश मनुस्मृति के खिलाफ आचरण करने की नाते शामिल थे, ठीक है। इसका उद्देश्य निम्न जाति को समाज में उचित सम्मान दिलाना था। वायकाम सत्याग्रह, ये जो क्वेश्चन में आया हुआ है, वायकाम स्थान त्रावणकोर से शुरू हुआ। यह आंदोलन त्रावणकोर के वायकोम गांव से एक हरिजन के मंदिर में प्रवेश न करने देने की वजह से शुरू हुआ। मदुरै में इसका नेतृत्व स्वामी नायंकर ने किया था, ठीक है। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931, स्थान गुरुवायूर त्रावणकोर, ठीक है। यह आंदोलन हरिजनों एवं निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश न करने देने की वजह से हुआ। 1932 में के कलप्पन आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी के आश्वासन पर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। अन्य नेता जो इसके थे वी सुब्रमण्यम, के पिल्लई, ए गोपाल प्रमुख थे, ठीक है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे नियोजन के विरुद्ध में मजदूरों की पहली हड़ताल 1877 ईस्वी में हुई, ठीक है। भारत में गठित प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना M.A. लोखंडे ने की थी, ठीक है। मजदूर वर्ग की पहली संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में हुआ। मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना 1918 में B.P. वाडिया ने की। यह पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ था, कपड़ा उद्योग से संबंधित। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, यह स्टेटशिप के सिद्धांत पर गांधी जी ने 1918 में स्थापित किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना बम्बई में 1920 में M.N. जोशी द्वारा। अध्यक्ष थे इसके लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ वेबटियास्टा, ठीक है। महामंत्री दीवान चमनलाल, इसकी स्थापना 107 ट्रेड यूनियन से मिलाकर हुआ था। M.N. जोशी AITUC के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजे गए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, M.N. जोशी और B.P. गिरी के नेतृत्व में गठित की गई। ट्रेड यूनियन कांग्रेस रणदीवे एवं देश पांडे के नेतृत्व में 1931 में गठन हुआ। 1938 में AITUC प्लस ITUF प्लस RTUF का संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTUC मई 1947 में स्थापित। संस्थापक थे वल्लभ भाई पटेल, B.P. गिरी प्रथम अध्यक्ष थे इसके, पटेल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।